हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज की क्लास में हम अपनी PYQ सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस वही कंसेप्चुअल चैप्टर जो कि हम ऑलरेडी एनसीईआरटी एम्पलीफायर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब जरूरी है यहाँ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जो हम करते हैं अपनी PYQ सीरीज में, जहाँ पे हम लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ऑल्सो हमारे FATs क्या होते हैं, हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, ऐसे टॉपिक्स जहां से एनटीए ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, ऐसे टॉपिक्स भी हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, दैट इज PYQ ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास अर्ली एक्सपेरिमेंट, जहां पे डिस्कवरी हुई थी। और यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन, One scientist cultured Cladophora in suspension of SO2 bacteria। अब देखो साइंटिस्ट का नाम नहीं दे रखा, लेकिन हमें पता है क्लेडोफोरा पे कौन से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज TW एंगलमैन। TW एंगलमैन ने हमारी ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा ऑल्सो एरोबिक बैक्टीरिया SO2 बैक्टीरिया को लिया था and illuminated the culture by splitting of white light through a prism। उन्होंने एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट को एक स्प्रेड कर दिया into different colors। हमारा एक्सपेरिमेंट ऐसे था कि एक प्रिज्म है, इस पे व्हाइट लाइट इल्यूमिनेट की तो ये हमारी स्प्लिट हो चुकी है 7 कलर्स में। और वो 7 कलर कौन से होते हैं, विबग्योर। अब इसको हमारे एक कल्चर पे डाला गया जहां पे हमारी एल्गी प्रेजेंट थी, दैट इज क्लेडोफोरा। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था टू गिव फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, ध्यान से समझो। एक्शन स्पेक्ट्रम हमें ये बताता है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस कौन से रीजन ऑफ लाइट में सबसे ज्यादा हो रही है, मतलब उसका मैक्सिमम रेट कौन से रीजन ऑफ लाइट में, दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो डिफरेंट रीजन ऑफ लाइट में हम स्प्लिट कर चुके हैं, जहां पे हमने देखा कि एरोबिक बैक्टीरिया हमारे 2 रीजन में ज्यादा एक्यूमुलेट हो जा रही है, और वो 2 रीजन है ब्लू और रेड। अब इस एक्यूमुलेशन से हमें क्या पता चला, अब ध्यान से सोचो, हमारी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। अब ऑक्सीजन इवॉल्व होगी फोटोसिंथेसिस में, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इस ब्लू और रेड रीजन में पाई गई। कैसे पता चला, क्योंकि यहीं पे एरोबिक बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गया, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। अब इस एक्यूमुलेशन से पता चल गया ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है, और ये भी क्लियर हो गया कि कहाँ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो रही है, और वो रीजन कौन सा है, ब्लू एंड रेड रीजन। हमसे पूछा क्या गया था, he observed that bacteria accumulated in the region of, कौन से रीजन में बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गया था, ब्लू और रेड लाइट में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। क्लियर हो गया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये हमारा एक्सपेरिमेंट है जो कि CV नील सर ने किया था। अब CV नील सर ने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किए, ग्रीन बैक्टीरिया तो उन्होंने ये कहा था कि एक ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से हाइड्रोजन CO2 को रिड्यूस कर देता है। तो उन्होंने कहा एक ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है जो खुद ऑक्सीडाइज होगा और CO2 को रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से हमारा 2A प्लस CH2O मतलब कोई एक कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो CO2 कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो चुका, इतना क्लियर हो। अब उन्होंने ये देखा कि जब पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया की हम स्टडी करते हैं तो वहां पे हमारी रिएक्शन रहती है H2S प्लस CO2, और यहाँ पे सल्फर और CH2ON। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उन्होंने जब एक सल्फर सोर्स लिया टू रिड्यूस CO2, तो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं,
ऑक्सीजन क्यों इवॉल्व नहीं, क्योंकि हमारा ये ऑक्सीडाइज होके सल्फर बना रहा है। और अगर हम ग्रीन फोटो मतलब ग्रीन प्लांट्स की बात करें, वहां पे एक्चुअल में क्या होता है, H2O, जो कि CO2 को रिड्यूस करके O2 इवॉल्व करता है और CH2ON। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन हमारे पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में देखी जाती है, जहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती, और इसी को नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ऑप्शन ए। अगर बाकी ऑप्शंस हम देखें, नॉस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। साइकस हमारा क्या है, एक जिम्नोस्पर्म, वो भी तो एक प्लांट ही है, तो वहां पे भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है। और कैरा जो कि एक एल्गी है, एल्गी में भी हमारी फोटोसिंथेसिस होती है ऑक्सीजेनिक। तो आंसर आ जाएगा आपका ए। सेकंड का क्या हो गया, ए हो गया, दैट इज नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आगे चलते। Emerson's enhancement effect and red rock have been instrumental in the discovery of। अब इमर्सन इफेक्ट होता क्या है, देखो इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट ध्यान से समझो। तो इमर्सन सर ने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैलकुलेट किया बाय ऑक्सीजन इवॉल्व, कि कितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही। तो उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने लाइट दी 680 नैनोमीटर की, मतलब जब रेड लाइट दी, तो रेड लाइट में भी यहाँ पे एक रेट हुआ फोटोसिंथेसिस का। ओके, जब उन्होंने लाइट दी फार रेड रीजन की, मतलब अराउंड 700, दूसरी लाइट उन्होंने दी 700 नैनोमीटर, दैट इज 700 नैनोमीटर। और यहाँ पे इन्होंने देखा कि ये पर्टिकुलर रेट था फोटोसिंथेसिस था। लेकिन जब उन्होंने एक साथ दोनों लाइट दी, मतलब रेड रीजन और फार रेड रीजन की दोनों लाइट जब उन्होंने एक साथ दी, तो जो रेट था फोटोसिंथेसिस का वो दोनों का ऐड होके भी और ज्यादा हो गया। इसका मतलब उन्होंने ये देखा कि जरूर कोई दो ऐसे सिस्टम हैं जो साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, कि अगर हमने दोनों रीजन की लाइट दी तो जो इफेक्ट है वो एनहेंस हो गया। इसी को हमारा इमर्शन एनहेंसमेंट इफेक्ट कहा जाता है, जिससे हमें पता चला कि साइमल्टेनियसली दो फोटो सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं। एक फोटो सिस्टम वो है जो 680 नैनोमीटर में मैक्सिमम दिखाता है और दूसरा 700 नैनोमीटर। क्लियर हो गया, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। हमें पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास दो साइट है। एक साइट है हमारा मेम्ब्रेनस सिस्टम। मेम्ब्रेनस सिस्टम कौन सा होता है, जो हमारी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मतलब जो हमारी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, ग्रेना है, स्ट्रोमा लैमेला, यहाँ पे हमारी लाइट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, मतलब जो डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड करती है, जहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं पिगमेंट्स। दूसरा है हमारा स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा हमारा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट का। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, जहां पर हमारी लाइट नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट, जिन्हें डार्क रिएक्शन कहा जाता है, जहां पे CO2 एसिमिलेशन होगा और कन्वर्ट हो जाएगी हमारे एक कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रोमा इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स कंटेन्स। अब स्ट्रोमा में देखा जाता है कि कौन सी रिएक्शन होती है जो नॉट डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, लाइट डिपेंडेंट नहीं, राइबोसोम्स, क्लोरोफिल, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। How many types of pigments are involved in photosynthesis? इनमें से कौन से हमारे पिगमेंट्स प्रेजेंट है जो फोटोसिंथेसिस में आते हैं। हमारे 4 पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स और सिंथोफिल्स। ठीक है,
हमारे पास लिस्ट दे रखी है और यहाँ पे हमारे लिस्ट में कुछ कलर्स दे रखे हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि एक लीफ में बहुत अलग टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट है और वो पिगमेंट्स को पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा सेपरेट किया जाता है। किसके द्वारा? पेपर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, ये एक एक्सपेरिमेंट होता है जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं लीफ के पिगमेंट्स और हम देखते हैं कि हमारे पिगमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए क्लोरोफिल ए जो कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, उसका कलर क्या होता है? हमारा ब्लूइश ग्रीन। क्लोरोफिल बी हमारा येलो ग्रीन दिखाता है। तो ए का 3 हो गया, बी का 1, ज़ेंथोफिल्स हमारी येलो है, सी के 2 और कैरोटिनॉइड्स हमारे येलो टू ऑरेंज। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। डायरेक्ट हमारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, अब ये नीट 2025 में आया। क्लियर है? देखो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमारे एक लिस्ट में पिगमेंट्स दे रखे, दूसरे में कलर दे रखा है। हमें पता है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ए है जो कि कैसा कलर शो करते हैं? ब्लू ग्रीन। तो ए हमारे थर्ड से मैच हो गया। क्लोरोफिल बी हमारा येलो ग्रीन, जहाँ पे बी हमारा हो गया सेकेंड। ज़ेंथोफिल हमारा येलो पिगमेंट है और कैरोटिनॉइड हमारा येलो टू ऑरेंज। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज लाइट रिएक्शन? अब लाइट रिएक्शन होती क्या है? लाइट रिएक्शन के कुछ इवेंट्स हैं जिसमें हम लिखेंगे लाइट रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्ब कौन करेंगे? हमारे पिगमेंट्स। क्लियर है? सही बात है। जहाँ पे फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व। यहाँ पे कुछ और भी इवेंट होते हैं जैसे कि H2O स्प्लिटिंग हो जाती है, मतलब H2O की ब्रेकडाउन होगी। दैट इज H2O जो ब्रेक डाउन करके H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और O2 इवॉल्व करते हैं। और आप देख सकते हो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, तो यही वो रिएक्शन जहाँ पे O2 रिलीज होती है। ऑल्सो प्रोडक्शन होता है ATP एंड NADPH का। NADPH हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से NADPH बनता है और वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है वहां से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है जिसकी हेल्प से हम ATP की सिंथेसिस करते हैं। तो ये सारे के सारे इवेंट हमारी लाइट रिएक्शन में होते हैं जिसकी साइट है, साइट कौन सी? जल्दी से बताओ। दैट इज मेम्ब्रेनस सिस्टम। सिस्टम हमारी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा लैमेली की मेम्ब्रेन। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड? ध्यान दीजिए, इनमें से कौन से जिनकी जरूरत होती है फॉर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में इनमें से किनकी जरूरत है? ठीक है, तो लाइट की जरूरत होती है। लाइट डिपेंडेंट है, बिल्कुल सही बात है। लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट्स क्लोरोफिल की भी जरूरत होगी। ऑल्सो यहाँ पे H2O जो कि ब्रेक डाउन कर जाता है ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स में, उसकी भी जरूरत होती है। तो CDE ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं। रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा एट। अब फोटो सिस्टम 2, किसी भी फोटो सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है रिएक्शन सेंटर और दूसरा होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जो लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और एनर्जी देते हैं लाइट हमारे रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर बना होता है एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए का। हमारे फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम दिखाता है कौन सी वेवलेंथ में? दैट इज 680 नैनोमीटर। इसलिए इस रिएक्शन सेंटर को P680 भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये हमारी रेड रीजन की जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करता है और एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आएगा बी। Which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो लाइट रिएक्शन के एंड तक नहीं बनती? ठीक है, ध्यान से देखो। मैंने कहा था ATP और NADPH का प्रोडक्शन होता है।
तो ये तो बिल्कुल सही है ये दोनों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये NADPH है और ये NADH है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, लेकिन NADPH फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है और NADH रेस्पिरेशन में। तो इन दोनों चीज का ध्यान रखना है, तो ऑप्शन आपका बी होगा। ऑक्सीजन तो रिलीज होती है ना ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में, तो ऑप्शन आएगा बी। अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हम इतना जानते हैं कि हमारे थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट है, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर को देगा जिसका हायर रिडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। अब इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बने होंगे जिसमें फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व। ओके, यहाँ से हम क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जाननी है, ठीक है। बोथ ATP and NADPH are synthesized during non-cyclic photophosphorylation. Non-cyclic photophosphorylation, ऐसी फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब ATP बनना। अब ऐसी साइकिल है जहां पे हमारे PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ATP NADPH दोनों बनते हैं, ये बिल्कुल सही है। स्ट्रोमा लैमेले लैक PS2 एंड NADP रिडक्टेज, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। स्ट्रोमा लैमेले में ना PS2 होते ना NADP रिडक्टेज, इसी की वजह से स्ट्रोमा लैमेले साइट है किसकी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ओके। ग्रेना लैमेले हैव बोथ PS1 एंड PS2, बिल्कुल सही बात है, ग्रेना में PS1 भी होता है PS2 भी होता है। अगर ग्रेना की बात करें तो थाइलेकॉइड इस तरीके से स्टैक बनाते हैं जिसे ग्रेना कहा जाता है। अब ग्रेना में बच्चा ये हमारा अप्रेस्ड रीजन है, कौन सा रीजन है, अप्रेस्ड रीजन है, और ये नॉन अप्रेस्ड रीजन है। अब ग्रेना में प्रेजेंट तो PS1 PS2 दोनों होते हैं, PS2 प्रेजेंट होता है अप्रेस्ड पार्ट में, ये है PS2, और PS1 प्रेजेंट होता है नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना। क्लियर है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ और सिर्फ PS1 फंक्शनल रहता है और सिर्फ ATP का प्रोडक्शन होगा, ना NADPH बनेंगे, ना H2O की स्प्लिटिंग होगी, ना ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2, ये गलत स्टेटमेंट है। साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है, ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which micronutrient is observed for splitting of water molecule during photosynthesis? अब फोटोसिंथेसिस में हमारा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, तो एसोसिएटेड होता है PS2 के साथ, जहाँ पे H2O ब्रेक डाउन करता है H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। अब इस रिएक्शन में जरूरत होती है मैग्नीज आयन की, इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए मैग्नीज आयन की जरूरत है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस थ्रू केमी ऑस्मोसिस, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है, चलो देख लेते हैं। रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH, NADPH की फॉर्मेशन कौन से साइड होती है, स्ट्रोमा साइड ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, मतलब स्ट्रोमल साइड की तरफ होती है, बिल्कुल सही बात है। ब्रेक डाउन होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का, जिसकी हेल्प से ATP की सिंथेसिस होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रेक डाउन होता है इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का, ना इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बनता है ना उसका ब्रेक डाउन होता है, तो ऑप्शन सी ही सही होगा। मूवमेंट होती है प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। अब ब्रेक डाउन होता है जब हमारे थाइलेकॉइड ल्यूमेन से बाहर की तरफ H पॉजिटिव आते हैं, जिसकी वजह से ATP सिंथेसिस है, तो ये स्टेटमेंट भी सही, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर से हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई, एक एक करके देखते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन PS1 PS2 दोनों होते हैं, बहुत बार सेम लाइन गलत दे रखी है। साइक्लिक सिर्फ और सिर्फ PS1 फंक्शनल होगा, PS2 इन्वॉल्व नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही है। आगे देखो, ATP NADPH सिंथेसाइज होते हैं ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक, ये भी बिल्कुल सही है। स्ट्रोमा लैमेले हैव PS1 और NADP एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। ग्रेना लैमेले में PS1 PS2 दोनों, तो ऑप्शन अपना ए सही है, क्योंकि साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ PS1 है। अगला देखिए, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन। अगर प्लास्टोक्विनोन की बात की जाए तो हमारे ये देखो, ये PS2 है, PS2 एक्साइट होगा P680, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन देता है किसको, फियोफाइटीन को, फियोफाइटीन, और फियोफाइटीन अपना इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को देता है, और प्लास्टोक्विनोन आगे देता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? प्लास्टोक्विनोन एक हाइड्रोजन कैरियर, जहां पे साइकिल चलती है PQH2। ओके, अब ऐसी हमने रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ी है। यहाँ पे देखिए, हमारे प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन किन के बीच में कर रहा है ट्रांसफर, फियोफाइटीन से साइटोक्रोम B6, मतलब हमारे PS2 और साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के बीच में, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। PS1 इन्वॉल्व नहीं है, PS1 इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑप्शन ए सही। इन आर क्लोरोप्लास्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। पूरे चैप्टर में जब हमने ये पढ़ा कि लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, जिसकी वजह से जो थाइलेकॉइड ल्यूमेन है वहां पे H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या है, थाइलेकॉइड ल्यूमेन, जहां पे H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, पीएच हमारा एसिडिक हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन हैविंग करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट जानना, ठीक है। Z scheme of light reaction take place in presence of PS1 only। गलत है। Z scheme बच्चे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, जहाँ पे PS2 PS1 दोनों इन्वॉल्व है। यहाँ पे सिर्फ PS1 लिखा है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। Only PS1 is functional in cyclic photophosphorylation। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ PS1 फंक्शनल है। Cyclic photophosphorylation results into synthesis of ATP and NADPH नहीं। हमारे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमारे इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन से सीधा वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करता है, वो NADP के पास जाते ही नहीं, जिसकी वजह से NADPH फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये हमारी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्ट्रोमा लैमेले ना तो वहां पे PS2 है और ना वहां पे NADP रिडक्टेज है, जिसकी वजह से वो एक साइट है फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो हमारी सेकंड और फोर्थ सही है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में मैंने बताया था ATP बनेगा, NADPH नहीं, ना ऑक्सीजन रिलीज होगी ना NADPH, सिर्फ और सिर्फ ATP की फॉर्मेशन होती है, सिर्फ और सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है। क्लियर है, PS2 इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ना H2O ब्रेक डाउन करेगा ना O2 रिलीज होगा, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ PS2 आर एक्सेप्टेड बाय फर्स्ट। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि जब PS2 हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, तो सबसे पहला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है क्या, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम PS2
एक्चुअल में कौन होता है, फियोफाइटिन। बट आप देख सकते हो कि फियोफाइटिन हमारे ऑप्शन में मेंशन नहीं है। फियोफाइटिन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, प्लास्टोक्विनोन। तो ऑप्शन अपना ए सही हो, ठीक है। फियोफाइटिन दे रखा होता तो फियोफाइटिन को टिक करते। अगर यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 लिखा होता कि फोटो सिस्टम वन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, तब आंसर क्या होता अपना फेरेडॉक्स, ठीक है। आगे चले। इन फोटो सिस्टम 1 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज। अब ये आपका एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, देखिए एनसीईआरटी सीधा ये लिख देती है कि फोटो सिस्टम 1 P700 एक्साइट होगा और अपने इलेक्ट्रॉन देगा फेरेडॉक्सिन। तो आप भाग के ये लगाओगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि एक्चुअल में फेरेडॉक्सिन के बीच में हमारा एक दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, दैट इज एफ फेरेडॉक्सिन सल्फर प्रोटीन, हमारा आयरन सल्फर प्रोटीन, और जिसका नाम है फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारा फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, क्योंकि आयरन सल्फर प्रोटीन है। तो ऑप्शन अपना ए ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो आंसर होगा ए, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, क्योंकि आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। आगे चलते हैं। केमियोस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस। अब केमियोस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस जो कि क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, अब वो किसके बेस पर है, दैट इज बेस्ड ऑन प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में हमने कहा था कि 4 चीजों की जरूरत है एटीपी सिंथेसिस के लिए, दैट इज एक है हमारी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन में प्रोटॉन ग्रेडियंट की जरूरत है ताकि यहाँ पे एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप हो सके। अब वो जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से हमारा एटीपी सिंथेस में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं कि जब यहाँ पर H पॉजिटिव बाहर आएंगे, मतलब स्ट्रोमा में आएंगे, तो एटीपी सिंथेस एडीपी से एटीपी बनाते हैं। तो हमारे किसके अराउंड है, हमारे प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो ऑप्शन डी सही होगा। Where are the ATP and NADPH used? अब जो ये ATP, NADPH हमने बताए कि लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बन चुके हैं, हमारी एनर्जी करेंसी। अब उनकी जरूरत क्या है, उनकी जरूरत है आगे डार्क रिएक्शन में, क्योंकि डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनना है, कार्बन एसिमिलेशन होनी है, तो यहाँ पे एनर्जी की जरूरत है, वो यही एनर्जी है एटीपी और NADP, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुबिस्को इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो गलत है, अगर CO2 और ऑक्सीजन की सेम कंसंट्रेशन हो तो ज्यादा हमारी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रहती है, ना कि ऑक्सीजन के लिए। हमारा ए तो बिल्कुल गलत हो गया। इट्स एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब फोटोलिसिस ऑफ वाटर तो लाइट रिएक्शन थी, और हमारे रुबिस्को तो डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ये अनरिलेटेड है, बिल्कुल गलत है। इट कैटेलाइजेस कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP, बिल्कुल सही है। ये RuBP जब ऑक्सीजन हमारी जो CO2 ऐड होती है, मतलब कार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं PGA के। यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, रुबिस्को, RuBP, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, और ये हमारा 2025 में आ रखा, ठीक है। इट इज ओनली एक्टिव इन डार्क, ये गलत है, लाइट में भी एक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन देखो, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ C3 साइकिल हमें मेंशन। अब C3 साइकिल के 3 मेजर स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है जहां पे RuBP जो कि 5 कार्बन का है, वो CO2 को एक्सेप्ट करता है और पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है 3-फॉस्फोग्लिसरीन। तो यहाँ पे ये स्टेप कौन सा है, कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि एडिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ध्यान से देखो,
RUBP जो कि हमारा प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, वो CO2 को एक्सेप्ट करता है, जिसे कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो हमारा ए क्या हो गया, कार्बोक्सिलेशन, दैट इज एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे बनता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो फिर हमारा पहला स्टेबल प्रोडक्ट है। यहाँ पे दूसरा स्टेप होता है जिसे रिडक्शन कहा जाता है, जहाँ पे हमारे 2 ATP और 2 NADPH का यूज करके फॉर्मेशन होती है ट्राइयोस फॉस्फेट की। ट्राइयोस फॉस्फेट, ट्राइयोस फॉस्फेट आ जाता है हमारे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और एक फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इसी स्टेप से हमारा ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। बाकी बचा जो कंपाउंड है वो रीजनरेशन में काम आएगा। रीजनरेशन किसका होता है, दैट इज RUBP, और यहाँ पे अगेन एक ATP की जरूरत है। तो ये हमारी रिएक्शन है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी। आगे चलते हैं, which of the following are required for dark reaction of photosynthesis? इनमें से कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिनकी जरूरत होती है फॉर डार्क रिएक्शन? नीट 2024 में क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या हमें क्लोरोफिल की जरूरत होगी? लाइट एब्सॉर्ब तो करनी नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या हमें लाइट की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं। एक डार्क रिएक्शन हमारे इसमें क्या आएगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको विद द हेल्प ऑफ ATP एंड NADPH रिड्यूस किया जाता है और फॉर्मेशन होती है हमारे एक कार्बोहाइड्रेट। तो CO2, ATP और NADPH। हमारा ऑप्शन क्या होगा, CDE, ऑप्शन ए सही। ठीक है, आगे चलते हैं। How many molecules of ATP and NADPH are required for every molecule of CO2 fixed in Calvin cycle? हमने अभी कैलकुलेट किया, अगर एक CO2 मॉलिक्यूल को हमें फिक्स करना है तो 3 ATP और 2 NADPH की जरूरत होती है। ऑप्शन क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। अगर स्पेसिफिक आपसे पूछा जाता है कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत है एट रिडक्शन स्टेप, तो रिडक्शन स्टेप पे कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत है, 2 ATP 2 NADPH। तो इस चीज पे हमें ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है, पूरी साइकिल में पूछा गया है या किसी पर्टिकुलर स्टेप में पूछा गया। ओके, आगे चलें। आगे देखिए, हाउ मेनी ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 molecule of glucose during Calvin cycle? अभी ऑलरेडी हम NCERT में भी पढ़ चुके हैं कि एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP 2 NADPH की जरूरत थी। अगर हमें एक ग्लूकोज बनाना है तो कितने ATP NADPH की जरूरत है, चलो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखा जाता है एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH की जरूरत है, बिल्कुल सही बात है। आगे अगर हम ध्यान दें, एक ग्लूकोज की सिंथेसिस करनी, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, मतलब टोटल कितने कार्बन फिक्स करने, 6। तो कितने CO2 चाहिए, 6 CO2 फिक्सेशन करना है, फिक्सेशन। अगर 6 CO2 का फिक्सेशन करना है तो हमें कितने ATP NADPH चाहिए, एक के लिए 3 ATP, 6 के लिए 6 × 3 18 ATP, एक के लिए 2 NADPH, 6 × 2 12 NADPH। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या होगा, 18 और 12 NADPH, ऑप्शन सी। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। इन फोटोसिंथेसिस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस टेक प्लेस एट, कि फोटोसिंथेसिस में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहाँ पे होती है, दैट इज स्ट्रोमल मैट्रिक्स, जहाँ पे हमारे CO2 एसिमिलेशन होता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है, एक ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। ठीक है, ये स्ट्रोमल मैट्रिक्स में डार्क रिएक्शन होती है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। इन C3 प्लांट्स फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन इज, अब C3 प्लांट्स की बात करें
वहां पे C3 नाम क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि हमारी रिएक्शन है कि RuBP, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड होता है, कार्बोक्सिलेशन स्टेप, यहाँ पे पहला स्टेबल मॉलिक्यूल जो बनता है उसके पास 3 कार्बन, और वो मॉलिक्यूल है क्या? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड, और इसलिए इसको C3 साइकिल कहा गया। तो आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, हमारा कौन सा एंजाइम काम आता है रुबिस्को, या प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है? RuBP। RuBP के पास कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। इन सारी चीजों पे हमें एक्स्ट्रा फोकस करना है। ओके, आगे चलते हैं हमारे C4 पाथवे। C4 पाथवे हमारे C4 प्लांट्स में देखा जाता है। C4 प्लांट्स बच्चे जहाँ पे क्रेन्स एनाटमी पाई जाती है। क्रेन्स एनाटमी होती क्या है? क्रेन्स एनाटमी, क्रेन्स का मतलब होता है रैथ। रैथ ये कहना चाहते हैं कि सेंटर में वस्कुलर बंडल्स हैं और उसके बाहर इस तरीके से गार्लिन की तरह, मतलब एक रैथ की तरह कंसेंट्रिकली हमारी बंडल शीट सेल प्रेजेंट है और उसके बाहर मीजोफिल सेल्स। तो ऐसी एनाटमी देखी जाती है हमारे C4 प्लांट्स में। C4 प्लांट्स में C4 पाथवे चलता है। C4 पाथवे में 2 ऑर्गेनेली इन्वॉल्व है, एक तो 2 सेल्स इन्वॉल्व है, एक तो मीसोफिल सेल, दूसरी बंडल शीट सेल। मीसोफिल सेल में एक्चुअल में CO2 एंटर करती है और HCO3 एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? PEP, फॉस्फोइनॉल पायरेट। फॉस्फोइनॉल पायरेट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे पेपकेज की हेल्प से OAA हमारे 4 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ट्रांसफॉर्म हो सकता है मैलिक या एस्पार्टिक एसिड में, जिन्हें C4 एसिड कहा जाता है। C4 एसिड प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू बंडल शीट सेल में एंटर करता है। ये बंडल शीट सेल है, ये मेसोफिल सेल है, ठीक है। अब ये एंटर करेंगे C4 एसिड। C4 एसिड यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि CO2 रिलीज हुई, तो CO2 रिलीज हुई और C4 एसिड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, तो C3 एसिड बचा जो कि पायरुविक एसिड है, वो वापस मेसोफिल सेल में जाएगा C3 एसिड, और यहाँ पे स्टेप होगा रीजेनरेशन, जहाँ पे एक CO2 के लिए 2 ATP की जरूरत है। क्लियर हो गया? अब ये C4 पाथवे, लेकिन C4 पाथवे में कहाँ बन रही है शुगर? यहाँ तो नहीं देख पाए। एक्चुअल में C4 पाथवे में ये जो CO2 है ये एंटर कर जाता है C3 साइकिल में, मतलब C4 प्लांट्स में भी C3 साइकिल हो रही होती है। कहाँ पे? बंडल शीट सेल्स में, यहाँ पे ना। क्लियर हो गया? तो एक CO2 के लिए 2 ATP, यहाँ पे 3 ATP C3 के, तो 5 ATP और 2 NADPH की जरूरत। ये आपका पूरा C4 पाथ। आगे चले, चलिए गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है C3 प्लांट्स सम O2 in C3 plants some O2 binds rubisco, hence CO2 fixation is decreased। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि C3 प्लांट्स में देखा जाता है कि हमारे रुबिस्को RuBP, और यहाँ पे एंजाइम काम आता है रुबिस्को, जिसके पास कार्बोक्सिलेशन के साथ साथ ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन भी ऐड हो जाते हैं और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनता है PGA का और एक फोस्फोग्लाइकोलेट का, जो कि 2 कार्बन का। अब यहाँ पे देखो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनने थे, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, लेकिन यहाँ पे एक मॉलिक्यूल तो PGO का बन रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ रुबिस्को
O2 से बाइंड कर रहे हैं, इसलिए जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है हमारे C3 प्लांट्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसी रिएक्शन को फोटो रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। C4 प्लांट्स में जो मेसोफिल सेल हैं शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन व्हाइल बंडल शीट सेल डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। अब ये स्टेटमेंट बच्चा हमारी गलत है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं C4 प्लांट्स में मेसोफिल सेल में कुछ फोटो रेस्पिरेशन होती है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेसोफिल सेल में हमारा एंजाइम पेप्केज काम कर रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब इसके पास कोई ऑक्सीजनेस एक्टिविटी ही नहीं है, तो क्या ये O2 से बाइंड करेगा? नहीं। क्या ये फोटो रेस्पिरेशन करेगा? नहीं। इसलिए C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। इसलिए अगर कंपेयर किया जाए तो C4 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। तो स्टेटमेंट 2 हमारी फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फिर से दो स्टेटमेंट दे रखी है, हमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट वो क्या है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट विच इज फाउंड इन मेसोफिल सेल। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है कि मेसोफिल सेल में हमने देखा कि यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट है जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, मतलब CO2 को एक्सेप्ट करता है और हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट्स लैक रुबिस्को एंजाइम। बिल्कुल सही है कि हमारा रुबिस्को एंजाइम C4 प्लांट्स में बंडल शीट सेल में देखा जाता है, ना कि मेसोफिल सेल। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही। तो 1, 2 दोनों ही सही है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है CO2 का? तो ये तो हम सबको पता है, इन सोरगम। अब सोरगम एक C4 प्लांट, एग्जाम्पल पढ़े थे ना, C4 प्लांट है, C4 प्लांट में C4 पार्ट पे चल रहा होगा, मतलब पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का है और वो है क्या? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। 4 कार्बन का पहला स्टेबल मॉलिक्यूल है। और एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ C4 प्लांट्स के और क्या एग्जाम्पल है, जल्दी से कमेंट करो, इंपॉर्टेंट है बच्चा। आगे चलते। Phosphoenol pyruvate is the primary CO2 acceptor in। अब phosphoenol pyruvate कौन से प्लांट्स में CO2 एक्सेप्ट करता है? हमारे C4 प्लांट्स में। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। Phosphoenol pyruvate HCO3 को एक्सेप्ट करके विद द एक्टिविटी ऑफ पेप्केज यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है जो कि 4 कार्बन का मॉलिक्यूल। ठीक है, इसे कार्बोक्सिलेशन स्टेप कहा जाता है जो कि मेसोफिल सेल में हो रहा है इन C4 प्लांट्स। आगे चलो। एक प्लांट है गार्डन में जो अवॉइड करता है फोटो रेस्पिरेटरी लॉस। अब फोटो रेस्पिरेटरी लॉस अवॉइड कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। हैज इम्प्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, शो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन एंड हैज इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन। अब ऐसे प्लांट्स कौन से? सीधी सी बात है, यहाँ पे लिख रखा है जो फोटो रेस्पिरेटरी लॉस अवॉइड करे। अब फोटो रेस्पिरेशन कहाँ पे एब्सेंट होती है? हमारे C4 प्लांट्स में, जहाँ पे इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन भी देखा जाता है। ऑप्शन होगा डी। बंडल शीट सेल्स आर। अब बंडल शीट सेल्स C4 प्लांट्स में देखे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। आर रिच इन कार्बोक्सिलेज, PEP कार्बोक्सिलेज नहीं। PEP कार्बोक्सिलेज हमारे मेसोफिल सेल में पाया जाता है ऑफ C4 प्लांट्स, गलत है। लैक रुबिस्को, बिल्कुल नहीं, रुबिस्को तो प्रेजेंट होता है। लैक बोथ रुबिस्को एंड, ये भी नहीं, रुबिस्को प्रेजेंट है, तभी तो बंडल शीट सेल्स में C3 साइकिल चल रही है इन C4 प्लांट्स। रिच इन रुबिस्को, ऑप्शन डी। इसी रुबिस्को की वजह से हमारे C4 प्लांट्स में C3 साइकिल चल रही है, कहाँ पे? बंडल शीट। ओके, आगे चलते। कैम हेल्प द प्लांट इन, कैम किस में हेल्प करते? अब कैम ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे स्कॉटो एक्टिव स्टोमेटा देखा जाता है, फोटो एक्टिव स्टोमेटा। अब ये ऐसा स्टोमेटा है जो ओपन रहता है ड्यूरिंग नाइट
और क्लोज रहता है ड्यूरिंग डे टाइम। अब इसी फीचर की वजह से जो कैम प्लांट्स हैं वहां पे ट्रांसपिरेशन काफी रिड्यूस हो जाता है ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। तो ऑप्शन ए हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रेन्स एनाटमी। क्रेन्स एनाटमी जो रैट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, वहां पे बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट हैं, बिल्कुल। अब बंडल शीथ सेल्स में थिक वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ओके, अब यहाँ पे हमारी वही साइकिल जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, जहाँ पे HCO3 विथ PEP फॉस्फोइनोल कार्बोलेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेशन स्टेप में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी, CO2 ऐड होगी। कौन सा एंजाइम काम करेगा? पैपकेज, और यहाँ पे बनेगा C4 एसिड, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या हो गया? कार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हो या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी कह सकते हो। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो C4 एसिड है, दूसरे रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन होती है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है CO2 हमारी रिलीज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, इसकी वजह से C3 एसिड बनेगा। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया? डीकार्बोक्सिलेशन। तीसरा स्टेप में C3 एसिड, जो कि कौन सा होता है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड रीजनरेशन करता है हमारे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर की, रीजनरेशन होगी PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो तीसरा स्टेप हो गया रीजनरेशन, ऑप्शन सी सही। समझ गए? आगे चलते हैं। क्रेन्स एनाटमी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीव्स ऑफ। अब क्रेन्स एनाटमी देखी जाती है C4 प्लांट्स में, तो हमें C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल बताने हैं। C4 में शुगर केन, मेज, सोरगम एंड अमेरेंथिस, ये हमारे फेमस एग्जाम्पल्स। ठीक है, ऑप्शन सी सही। आगे चलिए। अब C4 प्लांट्स में देखा जाता है कि वो फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट है देन C3 प्लांट्स। अगर सीधा सा पूछा जाए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। अब फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी तो जो हमारी वेस्टफुल प्रोसेस है, जहाँ पे ATP यूज हो रहा है, CO2 लॉस हो रहा है, वो प्रोसेस ही नहीं हो रही, तो C4 की एफिशिएंसी बढ़ गई। बिल्कुल सही है। अगर ऑप्शन देखें तो हमारे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस गिवन। यहाँ पे देखो CO2 इफ्लक्स इज नॉट प्रिवेंटेड, ये गलत स्टेटमेंट है। CO2 इफ्लक्स इज नॉट मतलब CO2 का बाहर निकलना। अब CO2 बाहर निकलती है फोटो रेस्पिरेशन में। अब फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट कर दिया जाता है ना, फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में नहीं देखी जाती, इसलिए तो CO2 को प्रिवेंट कर दिया जाता है इफ्लक्स। बिल्कुल सही बात है। The CO2 compensation point is more. C4 plants में CO2 compensation point less रहता है। अब CO2 compensation point है क्या? अब एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी यूज हो रही है फोटोसिंथेसिस में, वो इक्वल है जितनी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। मतलब ना तो कोई नेट गेन हो रहा है ना कोई नेट लॉस हो रहा है। हम इसी को कंपनसेशन पॉइंट कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेट इक्वल। अब CO2 कंपनसेशन पॉइंट C4 में लेस होता है, ना कि मोर। आगे देखा जाए तो CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज ट्रैप्ड एंड रीसाइकल्ड थ्रू पेप कार्बोक्सिलेज, ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब फोटो रेस्पिरेशन हो ही नहीं रही तो CO2 जनरेट कैसे होगी? हमारे C4 प्लांट्स में तो फोटो रेस्पिरेशन अवॉइडेड है ना, ये भी गलत है। दे हैव मोर स्टोमेटा हमारा करेक्ट आंसर है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे C4 प्लांट्स में डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट देखे जाते हैं।
क्योंकि हमारे बंडल शीट सेल्स में एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है और लार्ज नंबर है, जबकि मेसोफिल सेल में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, जिसकी वजह से हम CO2 को एक्यूमुलेट कर पाते हैं ताकि फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर सके। तो ऑप्शन बी सही। आगे चलते हैं। इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स जो मैलिक एसिड है वो सिंथेसाइज होता है ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकर्स इन। अब मैलिक एसिड बनता है कौन से सेल्स में? मेसोफिल सेल्स में, और यही वो मैलिक एसिड है जिसे ट्रांसफर कर दिया जाता है टू बंडल शीट, बंडल शीट सेल्स। तो ऑप्शन डी सही। आगे चलिए। एज कंपेयर टू अ C3 प्लांट, अगर C3 प्लांट से कंपेयर करें C4 प्लांट तो कितने एडिशनल मॉलिक्यूल ऑफ ATP की जरूरत पड़ेगी फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोस शुगर? अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकालते कैसे वो ध्यान से समझो। देखो हेक्सोस शुगर मतलब 6 CO2 को फिक्सेशन की जरूरत है, ठीक है। अगर C3 प्लांट्स में बात करें, C3 में 3 ATP 2 NADPH चाहिए, जबकि C4 प्लांट्स में 3 ATP तो चाहिए ही जो C3 साइकिल में काम आ रहा है, उसके साथ साथ 2 एडिशनल ATP चाहिए रीजनरेशन स्टेप वाले, क्योंकि हमने ये किया था ना बच्चा, ये जो हमारा स्टेप था जहाँ पे ये जो साइकिल ऑलरेडी चली रही है C3 C4 दोनों में, ये हमारे एडिशनल ATP की जरूरत है। मतलब हर एक CO2 के लिए 2 एडिशनल ATP की जरूरत है। तो अगर इसे शॉर्टकट में निकाला जाए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे पर CO2 मॉलिक्यूल 2 ATP are extra या additional required in C4 plants। C4 plants में 2 एडिशनल ATP की जरूरत है पर CO2। यहाँ पे 6 CO2 फिक्स करने हैं, एक CO2 के लिए 2 एक्स्ट्रा ATP लग रहे हैं, 6 के लिए कितने लगेंगे? 12 ATP। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस इन C4 plants is relatively less limited by atmospheric CO2 levels because ये C4 प्लांट्स में तो हमारी CO2 को ऑलरेडी हम कंसंट्रेट कर चुके। कैसे? क्योंकि मेसोफिल सेल में तो पेप्केज है, अब उस पेप्केज के पास ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है ही नहीं, तो क्या वो CO2 ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 C4 प्लांट्स में कौन सा एंजाइम करता है? पेप्केज। अब पेप्केज के पास कोई ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ CO2 ही बाइंड करेगा। तो हमारा रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे पेप्केज प्राइमरी फिक्सेशन कर रहा है, ना कि रुबिस्को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2 इनटू बंडल शीट सेल्स, रुबिस्को in C4 has higher affinity for CO2? नहीं। 4 कार्बन एसिड आर प्राइमरी इनिशियल CO2? ये भी रीजन नहीं है। क्या रीजन है? कि जो प्राइमरी फिक्सेशन है CO2 का वो कौन करता है? पेप कार्बोक्सिलेज। ऑप्शन डी सही, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज फोटो रेस्पिरेशन, जहां पे हमारे क्या होता है रिएक्शन? RUBP। RUBP जहां पे रुबिस्को एंजाइम काम कर रहा है C3 प्लांट्स में। अब उसके पास ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी है, जिसकी वजह से ये CO2 से बाइंड ना होके कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बाइंड होते हैं और एक मॉलिक्यूल बनता है PGA का, एक मॉलिक्यूल बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, और एक दूसरा मॉलिक्यूल बनता है PGO का, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो यहाँ पे हमारी फोटो रेस्पिरेशन हो रही है, जिसकी वजह से जो CO2 है वो लॉस हो जाती है, एक वेस्टफुल प्रोसेस। समझ गए? अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेट, यहाँ पे देखा जाए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
रुबिस्को इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, रुबिस्को हमारे वर्ल्ड का सबसे अबंडेंट एंजाइम है। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही। फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C4 प्लांट्स। फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में नहीं पाई जाती क्योंकि जो प्राइमरी फिक्सेशन है वो पेप्केज का है, ना कि एक रुबिस्को। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1, 2 दोनों सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को, मतलब जो फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, अब होता क्या है, RUBP, ऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन को ऐड करता है हमारा रुबिस्को एंजाइम, जिसकी वजह से PgA बनता है जो कि 3 कार्बन का है, और PgO बनता है जो कि 2 कार्बन का है। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे C3 के, नहीं, ये तो हमारी C3 साइकिल में होता। एक मॉलिक्यूल बनता है 3 कार्बन का, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन आगे भी देखेंगे 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल बनता है 6 कार्बन का, नहीं, पहला स्टेबल 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन, नहीं, एक मॉलिक्यूल 4 कार्बन का C4 प्लांट्स पे, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। तो ये मॉलिक्यूल तो बन ही रहा है ना, बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। अब C3 और C4 प्लांट्स में जो मेजर डिफरेंस है वो हमारी फोटो रेस्पिरेशन की वजह से आता है। ये फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस मानी जाती है, जहाँ पे कुछ CO2 हमारे लॉस हो जाएगी, मतलब हमें CO2 को फिक्स करना था लेकिन वो लॉस हो रही है, यहाँ पे ATP का भी यूज किया जाता है और ना कोई एनर्जी बन रही है, मतलब एक वेस्टफुल प्रोसेस है, जिसकी वजह से C3 की एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती है, C3 की एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती है, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन देखो, इन C4 plants are more efficient in photosynthesis than C3। अब क्यों होते हैं ज्यादा एफिशिएंट, बिकॉज हायर लीफ एरिया, नहीं, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थिक, लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, हमारे फोटो रेस्पिरेशन का लोअर रेट देखा जाता है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन हमारे C4 में नेग्लिजिबल है, जबकि C3 में हाई रेट देखा जाता है, ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। आगे चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कि कुछ फैक्टर इंटरनल फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारी नंबर ऑफ लीव्स या ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स या क्लोरोफिल कंटेंट, जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि लाइट, CO2, वाटर और टेम्परेचर, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे, विद रेफरेंस टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, which of the following statement is not correct। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने, ठीक है, increasing atmospheric CO2 concentration up to 0.05% can enhance CO2 fixation rate। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे 0.03 से 0.04 तक CO2 कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसकी हेल्प से हमारे फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो C3 प्लांट है वो रिस्पॉन्ड करते टू हायर टेम्परेचर विद एनहांस फोटोसिंथेसिस, और C4 लोअर। अब बच्चा ये गलत स्टेटमेंट दे रखे, ये देखा जाता है कि जो C3 प्लांट्स हैं वो लोअर टेम्परेचर मतलब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि जब हायर टेम्परेचर होगा तो वहां पे फोटो रेस्पिरेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, अब फोटो रेस्पिरेशन बढ़ गया तो हमारी एफिशिएंसी और कम हो जाएगी, इसलिए C3 लोअर पे और C4 हायर टेम्परेचर अडेप्टेड है, इसलिए C4 को ट्रॉपिकल प्लांट्स भी कहा जाता है। ठीक है, टोमेटो एक ग्रीन हाउस क्रॉप है, ग्रीन हाउस है C3 प्लांट, अब C3 प्लांट को तो CO2 की एक अच्छी खासी कंसेंट्रेशन चाहिए ना, ताकि वो क्या कर सके, फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर सके। अब ये देखा जाता है कि अगर टोमेटो को ग्रीन हाउस में ग्रो कराया गया जहाँ पे CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा CO2 है और ज्यादा यील्ड मिलेगी टोमेटो की, समझ गए, जितना ज्यादा CO2 उतनी ज्यादा हमारी हायर यील्ड।
लाइट सेचुरेशन ऑफ CO2 for light saturation for CO2 fixation आकर से 10% ऑफ फुल सनलाइट, कि जब 10% ऑफ फुल सनलाइट मिल जाती है उसके बाद जो रेट है फोटोसिंथेटिक का वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो सेचुरेट हो जाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट में, ऑप्शन बी। और यहाँ पे हमने फोटोसिंथेसिस के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए लास्ट 20 ईयर्स। अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछो, और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।